हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर विद नज़मा नदीम। अपनी पिछली वीडियो में हमने ओल्ड इंग्लिश पीरियड के इम्पोर्टेंट जो वर्क हैं उनको कवर किया था। उसका इंट्रोडक्शन, इसके फीचर्स, एट्रीब्यूट्स को देखा था। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिटरेरी फॉर्म्स की, लिटरेरी डिवाइसेस की और कंट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड को अच्छे से समझेंगे। एक एक पॉइंट को एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखते हुए चलेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या फिर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के लिए, तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर हम डिटेल में सभी राइटर्स को स्टार्टिंग से कवर करने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हो या कोई भी पीजीटी टीजीटी राइटर्स हो, बीए एमए इंग्लिश लिटरेचर, सभी के लिए ये चैनल एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारी इस जर्नी में हमारा साथ दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिटरेरी फॉर्म्स की, इंपॉर्टेंट वर्क्स की, लिटरेरी डिवाइसेस की। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन से। The Old English period was dominated by poetry because literature was mainly transmitted orally. Professional poets, singers, cards, scopes recited poems in royal courts. After the spread of Christianity, prose also began to develop. The four major literary forms of this period are heroic epic, religious poetry, elegies, and prose. Students, Old English poetry में पोइट्री सबसे डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म थी। उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, इसीलिए लिटरेचर बुक्स के थ्रू नहीं बल्कि ओरल ट्रेडिशन के थ्रू, यानी कि गाकर बोलकर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक सुरक्षित रखा जाता था, पहुंचाया जाता था। इस काम को स्कोप्स करते थे, जो किंग्स के कोर्ट्स में पोम्स रिसाइट करते थे, यानी कि पोम्स गाते थे। क्रिश्चियनिटी के बाद प्रोज राइटिंग भी ग्रेजुअली डेवलप हुई। एग्जाम के लिए आप याद रखिएगा, इस पीरियड की फोर मेजर लिटरेरी फॉर्म्स हैं: हेरोइक एपिक, रिलीजियस पोइट्री, एलिजीज और प्रोज। लिटरेरी फॉर्म्स में सबसे पहले टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है हेरोइक एपिक। अ हेरोइक एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम दैट सेलिब्रेट्स द एडवेंचर्स ऑफ अ ब्रेव हीरो. इट एम्फसाइजेस करेज, लॉयल्टी, ऑनर, सैक्रिफाइस एंड लीडरशिप. The greatest heroic epic of the Old English period is Beowulf. Heroic epic का मतलब है एक लॉन्ग स्टोरी पोएम जिसमें एक ब्रेव हीरो की अचीवमेंट्स और एडवेंचर्स को बताया जाता है, उसका बखान किया जाता है। एंग्लो सेक्सन सोसाइटी में हीरो के अंदर करेज, लॉयल्टी, ऑनर और सेक्रीफाइस जैसी क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी माना जाता था, इंपॉर्टेंट माना जाता था। ओल्ड इंग्लिश पीरियड का बेस्ट एग्जाम्पल बियोवुल्फ है, जो इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट ग्रेट एपिक भी माना जाता है। लिटरेरी फॉर्म्स में बात करते हैं रिलीजियस पोएट्री की। Religious poetry developed after the spread of Christianity in England. These poems focus on biblical stories, Christian beliefs, and moral values. The most important examples are Cadman's Hymn and The Dream of the Root. जब इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुई, जब यानी जो ईसाई धर्म है फैलना स्टार्ट हुआ, तब लिटरेचर में भी चेंज आना स्टार्ट हो गया। पोइट्स ने गॉड, बाइबल और क्रिश्चियन टीचिंग्स पर पोएम्स लिखना शुरू किया, इन पर काम किया। इन पोएम्स का पर्पस था लोगों में फेथ और मोरालिटी को डेवलप करना, इसको बढ़ावा देना। एग्जाम पर्पस से आप दो इंपॉर्टेंट वर्क्स को जरूर याद रखिएगा, कैडमन्स हिम और द ड्रीम ऑफ द रूट को। लिटरेरी फॉर्म्स में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोज। प्रोज डेवलप्ड ग्रेजुअली आफ्टर द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी. It mainly included historical records, religious writings, translations, and sermons. King Alfred the Great encouraged prose writing and promoted the translation of Latin books into Old English. The Anglo-Saxon Chronicle is the most important prose work of this period. ओल्ड इंग्लिश पीरियड में प्रोज का डेवलपमेंट क्रिश्चियनिटी के बाद हुआ। इसका यूज मेनली हिस्ट्री, रिलीजन, एजुकेशन और ट्रांसलेशंस के लिए किया जाता था। किंग एल्फ्रेड द ग्रेट ने लैटिन बुक्स को ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया और प्रोज राइटिंग को प्रमोट किया। इस पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोज वर्क
वो है द एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा और हो सके तो साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा। अब कहते हैं एलिजीज की। An elegy is a poem expressing sorrow, loneliness, exile, and the temporary nature of human life. Old English elegies reflect personal suffering and spiritual reflection. The major elegies are The Wanderer, The Seafarer, and The Wife's Lament. एलिजी को अगर हम सिंपल तरीके से समझें तो ये दुख और लॉस को एक्सप्रेस करने वाली एक पोएम होती है। ओल्ड इंग्लिश एलिजीज में लोनलीनेस, एग्जाइल और लाइफ की टेम्परेरी नेचर को दिखाया गया है। ये पोएम्स बताती हैं कि दुनिया की वेल्थ यानी पैसा और फेम परमानेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट एलिजीज हैं द वंडरर, द सीफेरर और द वाइफ्स लैमेंट। मेजर राइटर्स ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। The three most important writers of the Old English periods are Caedmon, Kenwulf, King Alfred the Great. तो सबसे पहले बात करते हैं कैडमन की। कैडमन is regarded as the first non-English poet. He lived in the 7th century and is famous for Caedmon's hymn, the earliest surviving English poem. His poetry is based on Christian themes and marks the beginning of English religious poetry. स्टूडेंट्स, अगर कोई एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर हु इज द फर्स्ट नॉन इंग्लिश पोएट, तो आंसर होगा कैडमन। कैडमन 7th सेंचुरी के पोएट थे। इनकी सबसे फेमस कंपोजिशन कैडमन्स हिम है, जो इंग्लिश की अर्लीस्ट सर्वाइविंग पोएम मानी जाती है। इन्होंने मेनली क्रिश्चियन थीम्स पर पोएट्री लिखी, इसी वजह से इन्हें इंग्लिश रिलीजियस पोएट्री का पायनियर भी कहा जाता है, पथ प्रदर्शक कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट राइटर है हमारे पास Kenwulf. Kenwulf was one of the greatest religious poets of the Old English period. He is famous for signing his poems using runic letters. His major works include Ellen, Juliana, Christ Second, and the Fates of the Apostles. Kenwulf Old English period के greatest religious poets में से एक थे। इनकी सबसे यूनिक बात यह है कि इन्होंने अपनी कुछ poems में runic letters के थ्रू अपना नाम लिखा। इसी वजह से हम इनकी आइडेंटिटी जानते हैं, जबकि ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बहुत से राइटर एनोनिमस हैं। एग्जाम के लिए आप इनकी 4 इंपॉर्टेंट वर्क्स को जरूर याद रखिएगा, एलिन, जूलियाना, क्राइस्ट सेकंड और द फेट्स ऑफ अपोस्टल्स। नाउ मूव टू द किंग एल्फ्रेड द ग्रेट। किंग एल्फ्रेड द ग्रेट वाज द किंग ऑफ वेसेक्स एंड द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज. He promoted education and encouraged the translation of Latin books into Old English. He also supported the compilation of the Anglo-Saxon Chronicle, an important historical record. Students, King Alfred the Great सिर्फ एक किंग ही नहीं थे, बल्कि इंग्लिश लिटरेचर के बहुत इंपॉर्टेंट पैट्रन भी थे। उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया और लैटिन की इंपॉर्टेंट बुक्स को ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया, ताकि आम लोग भी नॉलेज हासिल कर सके। इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी कहा जाता है। एग्जाम में द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल को भी किंग एल्फ्रेड के नाम के साथ जरूर याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड में है हमारे पास बेवुल्फ, सीफेरर, वंडरर, डेयर, कैडमन्स हिम। तो इन सबको हम थोड़े लाइंस में देखेंगे, अलग से भी हम इनको कवर करेंगे, जिसमें कि कैडमन्स हिम और बेवुल्फ को हम डिटेल में अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे उनके एग्जाम फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट लाइंस, स्टोरी को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। अब बात करते हैं बेवुल्फ के। बेवुल्फ इज द ग्रेटेस्ट एपिक ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड. इट सेलिब्रेट्स heroism and victory of good over evil. इस वर्क को हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। आप इसके जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये याद रखिएगा कि बेवुल्फ ओल्ड इंग्लिश पीरियड का एक ग्रेटेस्ट एपिक है और फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश एपिक माना जाता है। तो हम बेवुल्फ को अलग से वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम इसको एक शॉर्ट उसमें ही लेकर चलेंगे। Caedmon's Hymn. Caedmon's Hymn is the earliest surviving English poem. It is a short religious poem praising God and marks the beginning of English religious poetry.
तो दोस्तों ये इंग्लिश लिटरेचर की अर्लीस्ट सर्वाइविंग पोएम मानी जाती है। इसमें गॉड की प्रेज की गई है और इसी वजह से ये इंग्लिश रिलीजियस पोएट्री का स्टार्टिंग पॉइंट भी मानी जाती है। Now talk about the dream of the Rood. The Dream of the Rood is one of the finest religious poems of the Old English period. It presents the story of Christ's crucifixion from the perspective of the cross. ये एक यूनिक रिलीजियस पोएम है क्योंकि इसमें क्रॉस रूड खुद अपनी स्टोरी सुनाता है। इसमें क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन को सिंबॉलिक और इमोशनल तरीके से दिखाया गया है, प्रेजेंट किया गया। The Wanderer. The Wanderer is an elegy that expresses loneliness, exile, and the loss of worldly happiness. It also highlights faith in God. ये पोएम एक ऐसे इंसान की फीलिंग्स को दिखाती है जो अपना घर और कंपेनियंस खो चुका है। इसमें लोनलीनेस, अकेलेपन और लाइफ की टेम्परेरी नेचर को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया गया है। The Seafarer. The Seafarer is an elegy describing the hardships of sea life and the spiritual journey of human beings. It combines personal suffering with Christian faith. ये पोएम एक सेलर की डिफिकल्ट लाइफ को डिस्क्राइब करती है, साथ ही ये हमें बताती है कि दुनिया के प्लेजर्स यानी खुशियां टेम्परेरी होती हैं और रियल जो पीस है, सुकून है जिंदगी का, गॉड के साथ रिलेशनशिप बनाने पर हमें वो मिलता है। बात करते हैं विडसित की। Widsith is an old English heroic poem describing the travels of a wandering poet and different kings and tribes. Widsith एक traveling poet की जर्नी को डिस्क्राइब करता है। इस पोएम से हमें डिफरेंट रूलर्स और एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। अब बात करते हैं द वाइफ्स लैमेंट। द वाइफ्स लैमेंट इज एन एलेजी एक्सप्रेसिंग द सोरो एंड लोनलीनेस ऑफ अ वुमन सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड। ये ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की एक इमोशनल एलिजी है। इसमें एक वाइफ अपने हस्बैंड से अलग होने पर सेपरेशन की वजह से अपना ग्रीफ, अपना दुख और अपने अकेलेपन, लोनलीनेस को एक्सप्रेस करती है। अब एक इम्पॉर्टेंट एलिजियाक पोएम की बात करते हैं जिसका नाम है डियोर। डियोर इज एन एलिजियाक पोएम इन विच द पोएट रिफ्लेक्ट्स ऑन सफरिंग एंड फाइंड्स होप थ्रू पेशेंस एंड फेथ। डियोर हमें सिखाती है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स परमानेंट नहीं होती। पेशेंस और होप के जरिए उनके साथ से हर डिफिकल्टी का सामना किया जा सकता है, उसको फेस किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द बैटल ऑफ माल्डन। द बैटल ऑफ माल्डन इज अ हेरोइक पोएम बेस्ड ऑन अ हिस्टोरिकल बैटल fought in 991 AD. It celebrates courage, loyalty and sacrifice. ये पोएम बैटल ऑफ मेल्डन 991 एडी पर बेस्ड है। इसमें सोल्जर्स की ब्रेवरी, लॉयलिटी और सेक्रीफाइस को सेलिब्रेट किया गया है। ये एंग्लो सैक्सन हेरोइक आइडियल्स का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब समझते हैं लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पोएट्री इज फेमस फॉर इट्स यूनिक पोएटिक स्टाइल। इंस्टेड ऑफ राइम, poets mainly used alliteration, canning and caesura to create rhythm, beauty and emphasis. तो लिटरेरी डिवाइसेस का जो इम्पोर्टेंट रोल है ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, वो बहुत यूनिक स्टाइल में उनको यूज किया जाता था। रिदम क्रिएट करने के लिए जो पोइट्स थे वो क्या करते थे, एलिट्रेशन का यूज करते थे, कैनिंग्स का, सजूरा का यूज करते थे, जिससे कि एक पोएम की रिदम, ब्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। तो चलिए समझते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस को देखते हैं, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ द सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन द नियर बाय वर्ड्स. It is the most important poetic device in Old English poetry and was used instead of rhyme to create rhythm and musical effect. Example, bright blade brow. Students, alliteration Old English poetry का सबसे important महत्वपूर्ण poetic device है। इसमें पास पास आने वाले वर्ड्स की सेम स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है। मॉडर्न पोएट्री में राइम ज्यादा यूज होती है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में रिदम क्रिएट करने के लिए एलिट्रेशन का यूज किया जाता था। एग्जाम्पल से समझते हैं, ब्राइट ब्लेड ब्रो। यहाँ बी साउंड बार बार रिपीट हो रही है, इसीलिए
ये एलिट्रेशन। अब लिटरेरी फॉर्म कैनिंग को देख लेते हैं। अ कैनिंग इज अ फिगरेटिव कंपाउंड एक्सप्रेशन used in a place of a simple noun. It makes the language more imaginative and vivid. Cannings are a distinctive feature of Old English poetry. Example: railroad, sea, bone house, body, sky candle, sun. कैनिंग का मतलब है कि किसी ऑर्डिनरी नाउन के लिए क्रिएटिव कंपाउंड एक्सप्रेशन का यूज करना। सिंपली कोई भी एक नाउन है तो उसके लिए कुछ अलग से एक नाम दे देना। जैसे कि हमने यहाँ बात की वेल रोड। वेल रोड को एक घुमा फिरा कर एक बात कही गई है वेल रोड। तो वेल कहाँ होती है? एक ओशन में होती है, सी में होती है, और उसका रोड सी है, यानी कि वो सी की बात करें। बोन हाउस, हड्डियों का घर कौन होता है? तो वो हमारी बॉडी होती है। स्काई कैंडल, आसमान में कैंडल जल रही है, आप ये बात सोचिए तो आप ऑटोमेटिक आपका जो ध्यान है वो सन की तरफ जाएगा। तो स्काई कैंडल क्या हुआ? सन। इसी तरह और भी एक्सप्रेशन है, उनको इस लैंग्वेज में एलिट्रेशन की तरह लिटरेरी फॉर्म्स में यूज किया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो लैंग्वेज है वो ज्यादा इमेजिनेटिव और पावरफुल बन जाती है। एग्जाम में एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब लिटरेरी फॉर्म्स पे बात करते हैं सजूरा की। A caesura is a natural pause or break in the middle of a poetic line. It divides a long line into two balanced parts and improves the rhythm and flow of the poem. सजूरा का मतलब होता है कि पोएम की एक लाइन के बीच में नेचुरल पॉज या ब्रेक देना। ओल्ड इंग्लिश पोएम्स की लाइंस काफी लॉन्ग होती थी, काफी लेंदी होती थी। उन्हें इजी प्रोनाउंसिएशन और बेटर रिदम देने के लिए बीच बीच में पॉज लिया जाता था, यानी जो रिसाइट करते थे पोएम को वो रुक जाते थे। इसी पोज को सजूरा कहते हैं। ये डिवाइस पोएम को सुनने और याद रखने दोनों में हेल्प करता था। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड laid the foundation of English literature and language. It introduced heroic poetry, religious literature, and prose writing. The literary traditions developed during this period influenced the growth of English literature in later ages. स्टूडेंट, अगर कोई एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, तो आपको सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन ये है कि इंग्लिश लिटरेचर की जो शुरुआत है, बिगिनिंग है, वो इस पीरियड से होती है। इसी पीरियड में इंग्लिश लैंग्वेज का अर्ली फॉर्म यानी ओल्ड इंग्लिश डेवलप हुआ। हेरोइक पोएट्री जैसे ब्यूवुल्फ, रिलीजियस पोएट्री जैसे कैडमन्स हिम और प्रोज राइटिंग को किंग एल्फ्रेड द ग्रेट ने प्रमोट किया। इस पीरियड ने इंग्लिश लिटरेचर को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया, जिसके ऊपर बाद के पीरियड्स मिडिल इंग्लिश, रेनेसां और मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर भी डेवलप होते गए। तो अब समझते हैं एंड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। The Old English period ended in 1066 AD with the Norman conquest. William the Conqueror defeated King Harold II at the Battle of Hastings. After the conquest, French became the language of the ruling class, marking the beginning of the Middle English period. Student, ये टॉपिक 1 मार्क और MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड का जो अंत है, उसकी एंडिंग है वो 1066 AD में हुई, जब विलियम द कॉन्करर ने बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में किंग हैरोल्ड सेकंड को डिफीट कर दिया, हरा दिया। इस इवेंट को नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कहा जाता है। नॉर्मन्स फ्रांस से आए थे, इसलिए कॉन्क्वेस्ट के बाद यानी लड़ाई के बाद फ्रेंच लैंग्वेज रूलिंग क्लास की लैंग्वेज बन गई। इसी इवेंट के बाद मिडिल इंग्लिश पीरियड की शुरुआत होती है। कांग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, आज हमने ओल्ड इंग्लिश पीरियड को कंप्लीट कर लिया है। अब इस पीरियड की हिस्ट्री, सोसाइटी, रिलीजन, लैंग्वेज, लिटरेरी फॉर्म्स, मेजर राइटर्स, ब्यूवुल्फ, लिटरेरी डिवाइसेस, कंट्रीब्यूशन और इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स को अच्छी तरह आप समझ चुके हैं। अगर आप यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, बीए या एमए इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैप्टर को एक बार जरूर रिवाइज करिएगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इंग्लिश लिटरेचर विद नजमा नदीम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द मिडिल इंग्लिश।